Good morning, students of 8th class. Today we will study next lesson, that is lesson number 5 of class 8, and this is of history. And here we will study when people rebel and 1857 and after. What happens during 1857 revolt and what happens after the revolt. Policies and the people. In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effects they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribal soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. एक क्लास में जब आप हिस्ट्री शुरू करते हैं, इतिहास शुरू करते हैं, तो आप पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया की कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी, इंडिया में स्थापित हुई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसके पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी और उस पर डिफरेंट लोगों पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा. राजा, रानी, किसानों पर, जमींदारों पर, ट्राइबल पीपल, आदिवासियों पर और सोल्जर्स पर कैसे वो सारे डिफरेंटली अफेक्टेड हुए और फिर कैसे उन्होंने ट्राई किया उनके नीतियों का विरोध करने के लिए और साथ में उनके जो काम थे, कार्यकलाप थे, जो कि इंडियन पीपल, भारतीय लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके इंटरेस्ट को हार्म कर रहे थे. मीन्स कि उनके जो भी उनके जो इंटरेस्ट थे, मीन्स जो भी उनकी लाइवलीहुड को इफेक्ट कर रहे थे, उनके अर्निंग को इफेक्ट कर रहे थे, उनकी कॉमन प्रैक्टिसेस थी उनको इफेक्ट कर रहे थे और उनके सेंटिमेंट्स मतलब भावनाओं से भी जो खेल रहे थे. तो उन सब के अगेंस्ट उन्होंने अपनी पावर को इकट्ठा किया और उसका विरोध करना शुरू किया. नवाब लॉज देयर पावर. Since the mid-18th century, Nawabs and Maharajas had seen their power erode. आप देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी के 18वीं शताब्दी के मध्य तक नवाब और जो राजा थे उनकी पावर कम होती गई, इरोड मतलब खत्म होती गई. They had gradually lost their authority and honor. उनकी अपना प्रभाव और जो ऑनर, इज्जत थी, वो भी कम होती गई. Residents had been stationed in many courts. रेसिडेंट वो पर्सन होता था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नुमाइंदा था, जो कि डिफरेंट जो किंग्स या क्वींस के कोर्ट में, राज दरबार में रखा जाता था. वो उनके सारे कार्यकलापों पर नजर रखता था. द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड. उनके जो रूलर्स थे, जो राज करने वाले रूलर्स थे, उनके जो फ्रीडम थी, आज़ादी, वो कम हो गई थी. देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड. उनकी जो फोर्सेस थी, आर्मी थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था और अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपनी जो फोर्स थी इन टाइम ऑफ नीड वो प्रोवाइड करती थी. एंड देयर रेवेन्यूज एंड द टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस. और धीरे धीरे स्टेज 1 by 1 उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके प्रदेश और साथ में जो आर्थिक स्रोत थे, रेवेन्यू मीन्स टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट करने की जो उनकी टेरिटरीज थी, वो भी उनसे अनेक्स कर ली थी, छीन ली थी. तो मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. अपने हितों का बचाव करने के लिए कई रूलिंग फैमिलीज जो कई परिवार जो कि रूल कर रहे थे, मतलब राज करते थे, उन्होंने नेगोशिएट करना चाहा कंपनी के साथ, मतलब बातचीत करनी चाहिए ताकि कि उनके अपने हित सुरक्षित रह सके. फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband, Nana Sahib. Nana Sahib, the adopted son of Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and the military power, turned down these pleas. रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की
झांसी की वो चाहती थी कि कंपनी जो उसके अपने अडॉप्टेड सन को जो कि उनका जो बेटा था जो कि उन्होंने गोद लिया था उसको अपना अपने राज काज का उत्तराधिकारी घोषित कर दे जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बट कंपनी ने रिफ्यूज इट. नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन थे मतलब कि गोद लिए हुए बेटे थे पेशवा बाजीराव की, उन्होंने भी प्लीड किया कि उन्होंने कंपनी से मांगा कि that he may be given his father's pension when the latter died. जब उनके फादर की डेथ हो जाएगी तो उनको जो पेंशन उनको अलॉट हुई है वो पेंशन उनको दे दी जाए. However, the company, confident of its superiority, अपनी जो सुपीरियर पावर के से जो कॉन्फिडेंट थी कंपनी अपने कि वो अपने अधिकार अपनी पावर का उनको एक घमंड था और वो अपने को सुपीरियर समझती थी, ऊपर समझती थी सब दूसरे लोगों से, और अपनी मिलिट्री पावर का भी उनको काफ़ी ज़्यादा घमंड था कि हम उनके पास एक अच्छी सी मिलिट्री पावर है, उनकी सुपीरियर मिलिट्री पावर है. तो दे टर्न डाउन दीज प्लीज, उन्होंने इन रिक्वेस्ट को नहीं माना. अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी annexed. In 1801, a subsidiary lines was imposed on Awadh. एक सहायक संधि अवध पर थोपी गई. In 1856, it was taken over. और 1856 में उसको ले लिया गया. गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned. गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो टेरिटरी है, जो ये प्रदेश है, ये अच्छी तरह से गवर्न नहीं हो रहा, मिसगवर्नड है. मतलब इस पर जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह से शासन नहीं करी. एंड द ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है, राज बहुत ज़रूरी है ताकि उनको वहाँ पर प्रॉपर तरह से राज का शासन किया जाए. द कंपनी even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal kings was removed from the coins minted by the company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the kings would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. कंपनी ने ये भी प्लान किया, उनकी ये भी कोशिश थी कि कैसे मुगल डायनेस्टी, जो शासन है इंडिया में, भारत में, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए. मुगल का जो किंग्स थे उनका नाम भी हटा दिया गया फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी. जो कॉइन्स थे, सिक्के जो कंपनी के द्वारा छापे गए थे, उनमें मुगल का नेम भी हटा दिया गया. इन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि जैसे बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो फैमिली होगी किंग की, वो रेड फोर्ट से, लाल किले से हटा दी जाएगी और उनको और जगह दी जाएगी रहने के लिए, टू रिसाइड इन दिल्ली. इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या किया, डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग. उसकी मृत्यु के बाद कोई भी उसका जो डिसेंडेंट है, मतलब जो नेक्स्ट जो जनरेशन वाला है उसका जो और उस वो किंग नहीं होगा, वो राजा नहीं होगा, और दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, वो सिर्फ राजकुमार कहे जाएंगे. द पीजेंट्स एंड द sepoys. In the countryside, peasants and jamidars, they resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. गांव में क्या था कि जो peasants थे, किसान थे और जमींदार थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया. किसका? हाई टैक्सेस का. बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे उनके ऊपर, रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा होता. एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, और टैक्स कलेक्शन के लिए जो थे मेथड्स थे जो अपनाए जाते थे वो भी बहुत ज़्यादा कठोर थे. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the land and they had to till for generation. जो generation to generation मतलब
पूर्वजों की जो उनकी जमीन थी, वो जो जिस पर वो टीलिंग कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, वो सारा लैंड उनके हाथों से निकल जाता था जब जो मनी लेंडर्स को, जो जिन्होंने उनको पैसा उधार दिया था, उस मनी को वो रिटर्न करने में कैपेबल नहीं होते थे। तो वो सारा लैंड वो मनी लेंडर्स अपने ग्रैब कर लेते, मतलब ले लेते थे, और उनको अपने लैंड से हाथ धोना पड़ता। The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. जो भारतीय सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनके पास भी कारण थे अपनी निराशा के, क्योंकि they were unhappy about their pay, उनकी पे अच्छी नहीं थी, allowances and the conditions of services, उनकी जो कार्य करने की जो कंडीशन स्थितियां थी वो भी ठीक नहीं थी, उनका पे भी कम थी, और अलाउंसेस जो उनको भत्ते मिलते थे वो भी उनके जीविका चलाने के लिए वो पूरे नहीं थे. Some of the new rules, however, moreover, they violated their religious sensibilities and belief. जो नए जो कुछ रूल्स थे, कानून थे, उन्होंने वायलेट मतलब उल्लंघन किया. किस चीज का? देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी, उनकी जो धार्मिक जो संवेदना थी और उनके जो विश्वास थे, उनको उसका उल्लंघन किया, उनको चोट पहुंचाई. कैसे? Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste. और उस समय में ये कहा जाता था कि अगर जो भी देश जब बाहर जाएगा, देश से बाहर जाएगा, और अगर वो समुद्र को क्रॉस करेगा तो उसका धर्म से वो अधर्मी कहलाएगा और उनकी जाति से भी उसे बाहर रहना पड़ेगा. So when in 1824 the sepoys were told to go to the Burma by the sea routes to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. वो जमीनी रास्ते से जाने को तैयार थे, बट अगर वो सी रूट समुद्री रास्ते से जाते थे तो वो विधर्मी कहलाते. तो दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर. दे वर सिवियरली पनिश्ड, उनको बुरी तरह से पनिश्ड किया गया, उनको सजा हुई. एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, ये जो इशू था ये जब तक खत्म भी नहीं हुआ था, इन 1856 द कंपनी पास अ न्यू लॉ, कंपनी ने एक नया कानून पास कर दिया, which stated that every new person who took up the employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. अगर जरूरत पड़ती है तो जो नया पर्सन, नया आदमी है जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में रोजगार उसको मिलता है कंपनी की आर्मी में, तो उसको ये मानना पड़ेगा कि अगर उसे बाय चांस अगर ओवरसीज मतलब समुद्र क्रॉस करके अगर कहीं और कंट्री में जाना पड़ेगा तो वो he must be prepared for that, उसको तैयार रहना पड़ेगा. Sepoys who reacted to what was happening in the countryside, many of them were peasants and had families living in the village, so the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. जो सिपाही थे ज्यादातर जो रिएक्ट करे थे, विरोध करे थे जो हो रहा है गांव में, और ज्यादातर जो थे वो किसान थे, उनकी फैमिलीज विलेज गांव में रह रही थी. तो धीरे धीरे इनकी जो गुस्सा था किसानों का वो एकदम से फैल गया और ये सिपाहियों में भी फैल गया, और therefore they started to respond to the reforms we will study later on.